Okay, Unit 8, Lecture number 2. Topic in your NCERT textbook 8.3 General Properties and subtopic is 8.3.1 Physical Properties of D block elements. Okay, तो यहाँ पे all the आप physical properties जानते हो वही फिर से एक बार वो भी आ रहा है, आप सिर्फ रीड आउट कर दीजिए. All the transition elements display typical metallic character यानी कि properties such as आप जानते ही हो high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity and metallic cluster यानी कि metallic cluster जो मेटल जो शाइनी पार्ट जो प्रोसेस करते हैं वो आप जानते हो ये बात. तो यहाँ पे हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको याद रखनी पड़ेगी. एक्सेप्शंस भी है ऑफ Zn, Cd, Hg and Mn याद रखिएगा. have one or more typical metallic structures at normal temperatures. अब आप चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स में पढ़ चुके हो. लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसमें जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं. तो एक बार फिर से आप वो चैप्टर को एक बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल जो वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कोई भी नहीं आएगा. बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी ये सारे फुल फॉर्म आप जानते हो. तो उस तरीके से आपको वो याद रखना है. जो मैंने राउंड लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो याद रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये बात पूछी गई है. तो आपको याद रखना है कि कौन सा शेप आता है यानी कि कौन से जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर वो कौन सा है. क्रोमियम का लेटेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आप जानते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. उसके बाद में एफसीसी को क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. उसके बाद में हम कहेंगे सीसीपी क्लोज आप जानते हो, क्लोज पैक. ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है. तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से है. जो राउंड किया है वो याद रखने की कोशिश कीजिए. अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बीसीसी में जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्रोमियम का है, सीसीपी है कोबाल्ट का है. अगर कॉपर का लेटेस्ट स्ट्रक्चर पूछा गया तो आपको याद रखना है सीसीपी. अगर मोलिब्डेनम का पूछा गया तो आपका याद रखना बीसीसी. उसके बाद में सिल्वर का पूछा गया था तो आपका याद रखना है सीसीपी. और एक्स है जो टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर्स है यानी कि उसका हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे लेकिन यह आपको उस तरह याद रखना है. तो उस तरीके से लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स को भी आप याद रखने की कोशिश कीजिए. जो राउंड लगाए हैं उस पे आप ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए. मेरे ख्याल से एक बार पीडीपी पूछा गया था तो उस पे भी राउंड कर दीजिए क्योंकि पैलेडियम है और वो कैटालिस्ट के हिसाब से यूज होता है. आप जानते हो ट्रांजिशन मेटल्स मैक्सिमम यूज्ड एज अ कैटालिस्ट बिकॉज़ they have tendency to losing electrons यानी कि जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा. तो आपको उस तरीके से याद रखना है. और चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री उसमें भी आप पढ़ते होंगे तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. तो उस तरीके से यहाँ पे जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स है वो याद रखने की कोशिश कीजिए. जो लेटेस्ट शेप है यानी कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स किस मेटल का कैसा है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा गया है. उसके बाद में द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन यानी कि जो एक्सेप्शन है Zn, Cd and Hg आर वेरी हार्ड एंड लो वॉलेटिलिटी यानी कि जो वॉलेटिलिटी है ज्यादा किसकी होगी, Zn, Cd और Hg की होगी. तो आपको वो याद रखना है. यानी अब आपको यहाँ पे एक फिगर जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है वो आप एक बार देख लीजिए. ओके, जो फिगर आपने यहाँ पे देखी उस फिगर में आपको शेप याद रखना पड़ेगा. कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे याद रखिए इन बिलो फिगर यानी कि जो फिगर अभी आपने देखी तो ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू 3D, 4D and 5D सीरीज और द हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है और एटॉमिक नंबर है वो x एक्सिस पे. आप देख लीजिए ग्राफ में एक बार तो आपको पता चल जाएगा. और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रिब्यूटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे अंडरलाइन कर दीजिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ greater number of
electrons from n-1d in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding। यहां पे अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी पूछा गया है। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो एबीसीडी में से लिखा गया होगा, तो वो सेंटेंस आपको एप्रोप्रिएट सेंटेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो अगर सेंटेंस याद रह गया तो बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे जो फिगर है उसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पे इन एनी रो, अगर आपने कोई भी रो ली 3D 4D और 5D सीरीज की, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ these metals rise to a maximum at d5 except we can say that for the anomalous value of Mn and Tc and fall regularly as the atomic number increases। आप ग्राफ देखिए और ग्राफ के हिसाब से इस सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट जो है आपको वो याद रखना है कि d5 जो एक्सेप्ट है, यानी कि Mn में d5 आएगा, Tc में d5 आएगा, तो वो है वो रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर जो फॉल डाउन होंगे, ग्राफ में देखिएगा उसका जो है मिनिमम होगा, तो मिनिमम में जो है वो रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, तो उस तरीके से याद रखना है। अब आगे दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन व्हिच आर शोन इन बिलो फिगर। अब आपको जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है वो फिगर आपको मैं यहाँ पे आगे यहाँ पे क्लिप में दे रहा हूं। अब ये देख लीजिए वहां पे मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमा जो कर्व है, द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो मैक्सिमा है वो क्या यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है। द मिडल ऑफ, एक बार देख लीजिए, द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction। तो आपको इस तरीके से अभी आगे ये टॉपिक कंटिन्यू है, जो फिगर है वो आपको याद रखनी पड़ेगी और उस फिगर के हिसाब से आपको ये जो लेक्चर यहाँ पे तैयार किया है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते, तो आपको वो याद रखना है। और उस तरीके से जो ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है ये हम टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding। इसका मतलब क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग ग्रेटर द स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। याद रखिएगा, जितने नंबर ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के उतना ही स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal। अब जानते हो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कितनी मेटल्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि अगर मैं कोई भी मेटल ले लूं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया कॉपर, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा लेकिन उसकी टेंडेंसी जो दूसरी मेटल है उसके हिसाब से होगी, तो आपको वो याद रखना है। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया Zn, तो Zn +2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन में रिडक्शन होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, आपको वो याद रखना है।
आप ऑलरेडी जानते हो Zn और Cu के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी ये पढ़ चुका है, आप पढ़ चुके हो, तो आपको वो याद रखना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल्स इट्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, इस पे डिपेंड रहेगा। और वो किस पे डिपेंड रहेगा? वैलेंस जो सेल है, वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी या गेन करने की कैपेसिटी में डिपेंड होगा, तो आपको वो याद रखना है। तो ये जो पार्ट है ये इसमें नहीं आएगा, आपको ये अलग से नोट करना पड़ेगा। मेटल्स विद वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, टेंड टू बी नोबल इन देयर रिएक्शंस। आप जानते हो नोबल ही बनेंगे। किस तरीके से नोबल बनेंगे? तो आप जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है tend to be noble in their reactions, यानी कि जो नोबल जो होती है वो रिएक्शंस के हिसाब से वो मेटल्स उसकी प्रॉपर्टीज आएगी। अब आप देखिए जो फिगर थी वो, फ्रॉम दिस फिगर द मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series। याद रखिएगा सेकेंड एंड थर्ड सीरीज की जो एंथैल्पीज है वो ज्यादा है किसके हिसाब से? फर्स्ट सीरीज के हिसाब से। तो आपको वो याद रखना है। क्यों? तो यहाँ पे रीजन दिया गया है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अकाउंटिंग फॉर द occurrence of much more frequent metal-metal bonding। याद रखिएगा metal-metal bonding in compounds of heavy transition metals। फिर से एक बार इसका आंसर ये आएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये क्यों हो रहा है? इन अकाउंटिंग फॉर द occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of heavy transition metals। तो ये याद रखना है। ये जो पार्ट था वो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के हिसाब से जो अब आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आगे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया है 8.3.2 वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि क्यों चेंज हो रहे हैं वो आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये टॉपिक है, तो यहाँ पे भी एक ग्राफ आएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। In general, ions of the same charge in a given series show progressive decrease in radius with increasing atomic number। ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि एक ही जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो जो है वो क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको वो याद रखना है। आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने अंडरलाइन की वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए d orbital each time the nuclear charge increases by unity। क्योंकि चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से अट्रैक्शन बढ़ेगा और उसके हिसाब से एटॉमिक रेडियस कम होगी। तब को याद रखना है। लेकिन इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए d electrons is not that effective, hence the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases। हमने अभी बताया वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है। आप अगर समझ जाओ तो बहुत ही अच्छा। अब मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, 3, 4, 5। सो 5 ऑर्बिट जो न्यूक्लियस है उससे बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे तो वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे जो साइज है एटॉमिक साइज वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तब तो इस तरीके से याद रखना है। शील्डिंग इफेक्ट भी याद रखनी है। d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, वो भी याद रखना है। स्टेबल कौन सा होगा वो भी याद रखना है। तो उस तरीके से आप सारे फैक्टर्स को यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हो तो आपका ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा।
ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ गए तो ये जो मैंने अंडरलाइन की है वो आपके क्वेश्चंस है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में the same trend is observed in the atomic radii of a given series, यानी आयनिक सीरीज है उसी तरीके से एटॉमिक रेडियस की भी सीरीज जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे however the variation within a series is quite small, जो वेरिएशन है बहुत ही स्मॉल है। तो उसके हिसाब से अब आगे हम डिस्कशन करेंगे लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, ये टॉपिक कंटिन्यू है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जो मैंने अंडरलाइन की है, जो मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो सारी बात याद रख के ये टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करना है। तो हम आगे अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। An interesting point, energies when atomic sizes of one series are compared with those of the corresponding elements in other series, यानी कि जो आपने ऊपर का जो कर्व अभी बताया है उस कर्व के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो एटॉमिक सीरीज साइज है तो वन सीरीज आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द अदर सीरीज। आप कर्व देखेंगे तो पता चलेगा। तो उस कर्व में क्या जो ग्राफ बनाया है उसमें क्या लिखा है तो वो देख लीजिए। द कर्व्स इन फिगर शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 3D to the second 4D series of the elements, but the radii of the third 5D series are virtually the same as those of the corresponding members of the second 4D series। इसका मतलब यह है कि जो कर्व्स है वहां पे आपने देखा तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो सेकेंड और थर्ड सीरीज है वो सिमिलर जा रही है, लेकिन जो लास्ट जो फर्स्ट सीरीज है वो लास्ट में आएगी, यानी कि उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। तो आपको उस तरीके से याद रखना है ये पॉइंट। और जो कर्व्स है वहां पे आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा तुरंत ही, तो वहां पे 3D 4D और 5D सीरीज दी गई है। तो यहाँ पे this phenomenon is associated with the intervention of the 4f orbitals which must be filled before the 5D series of element begin, यानी कि 4f ऑर्बिटल फर्स्ट फिलअप होगी 5D ऑर्बिटल के पहले, तो उसके हिसाब से ये सच कहा जाएगा। आपको वो याद रखना है। The filling of 4f before 5D orbitals in regular decrease in atomic radii called lengthened contraction, which essentially compensates for the expected in atomic size with increasing atomic number। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट, हम आगे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि पहले जो 4f ऑर्बिटल है वो फिल होने से पहले 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D ऑर्बिटल्स, यानी कि 5D ऑर्बिटल से पहले 4f ऑर्बिटल फिल होगी, उसके बाद में 5D ऑर्बिटल फिल होगी। तो आपको वो याद रखना है 4f or before 5D orbitals in regular decrease in atomic radii called lengthenoid contraction, which essentially compensates for the expected in atomic size with increasing atomic number। ये हम आगे पढ़ेंगे। The net result of the lengthened contraction is that the second and the third D series, यानी 3D series जो है third D series exhibits similar radii, for example ZR 160 picometer, HF 159 picometer, and have similar physical and chemical properties much more than that expected on the basis of usual family relationship। तो आपको भी याद रखना पड़ेगा जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसके हिसाब से सेकंड एंड थर्ड जो ट्रांजिशन जो सीरीज है वहां पे जो एटॉमिक रेडियस है वो जर्कोनियम की 160 पिकोमीटर है और HF की 159 पिकोमीटर है, जो सिमिलर है, तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
यूजुअली फैमिली रिलेशनशिप में आएगी। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन इज somewhat similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to similar cause। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, तो ये याद रखना पड़ेगा। दैट इज द imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals। ये यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो शील्डिंग और डिशील्डिंग होता है वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा। However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of 1d electron by another, and the nuclear charge increases along the series. There is fairly regular decrease in the size of the entire 4f orbitals। ये लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन में आप पढ़ोगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार, the factor responsible for the lengthened contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to similar cause। that is, इसका मतलब क्या होता है, the imperfect shielding of one electron by another in the same set of orbitals। However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of 1d electron by another, and the nuclear charge increases along the series. There is fairly regular decrease in the size of the entire 4f orbitals। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और उसका टेबुलर फॉर्म है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और वहां पे जो टेबुलर फॉर्म में मेटालिक रेडियस है वो किस तरीके से वेरिएशन में आती है वो हम देखेंगे। उसके बाद में आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है उस पे हम ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंडरलाइन की गई है, वहां पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए और याद रखने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन जब आएगा तब पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो शुरुआत होती है वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो कम है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे और मिडल पार्ट में आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होंगे, लेकिन मिडल पार्ट से बाद में लास्ट पार्ट तक जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है, तो उसको हम कहेंगे लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको वो याद रखना है, जो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन जब लेंथेनेड सीरीज हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और छोटे बहुत ही जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है उसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो कर्व्स आपने जो है यानी कि जो फिगर है उस पे भी समझने की कोशिश कीजिए। फिगर को सिर्फ याद रखने की कोशिश कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से जो आगे हम डिस्कशन करेंगे वो हम ले रहे हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उसका टेबुलर फॉर्म दिया गया है, टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिखाई है। तो वहाँ पे स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, C आपने देखा जो है उस तरीके से दिया गया है। Z इज इक्वल टू 21 to 30। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर पहला है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद में आप देख सकते हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और उसके बाद में जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी है,
उसमें फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी है। उसके बाद में यहाँ पे जो आगे लिखा गया मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस है। उसके बाद में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप ये जानते ही हो, सिर्फ ये जानकारी के लिए आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो वेरिएशन आता है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और कोई वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो वैल्यू है वो इंक्रीज डिक्रीज क्यों होती है वो याद रखना है। जहाँ पे D5 ऑर्बिटल होंगी, D10 ऑर्बिटल होगी, वहाँ पे वेरिएशन आएगा ही, क्योंकि आप जानते हो कि D ऑर्बिटल हाफ फील्ड के लिए और D ऑर्बिटल फुल फील्ड के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। तो इस तरीके से आपको ये टेबुलर फॉर्म, थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो याद रखना है।